आपका स्वागत है सीजी नाउ में। हम इस वीडियो में आपको इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबर बताएंगे जो इस हफ्ते खास खबर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते की पहली महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज हाल ही में समाप्त हुई, जिसमें भारत ने 3-1 से जीत दर्ज की। ये सीरीज 8 से 15 नवंबर 2024 तक दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न मैदानों पर आयोजित हुई। भारतीय टीम ने अपने आक्रामक और निडर खेल के साथ दर्शनीय प्रदर्शन किया, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रही। इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज तिलक वर्मा को दिया गया। तिलक वर्मा ने सीरीज में 280 रन बनाए। तिलक वर्मा अब भारतीय टीम के लिए एक T20 बाइलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ दिया। तिलक ने अफ्रीका के खिलाफ T20 बाइलेटरल सीरीज में 2 शतकों सहित कुल 280 रन बनाए हैं। वहीं कोहली ने साल 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 बाइलेटरल सीरीज में कुल 231 रन बनाए थे। अब तिलक उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। इस सीरीज में भारत ने आक्रामक क्रिकेट का प्रदर्शन किया। टीम ने शुरुआत से ही निडर होकर बल्लेबाजी की और स्पिन गेंदबाजों का चतुराई से उपयोग किया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम का फेयरलेस क्रिकेट खेलने का तरीका उन्हें जीत दिलाने में मदद करता है। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम में कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे कगिसो रबाडा और लुंगी नगिडी को आराम दिया गया था। कप्तान एडेन मार्क्रम ने भारतीय टीम के आक्रामक खेल की प्रशंसा की, लेकिन अपनी टीम की गलतियों को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस हफ्ते की दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि 13 नवंबर 2024 को देश में कई महत्वपूर्ण चुनाव हुए। इनमें झारखंड विधानसभा के पहले चरण का मतदान, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की विभिन्न सीटों पर उपचुनाव शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा सदस्य बनने के कारण खाली हुई थी। भाजपा ने इस बार सुनील कुमार सोनी को उम्मीदवार बनाया, जो पहले रायपुर के मेयर और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने युवा नेता और पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष आकाश शर्मा को मैदान में उतारा। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर रही। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार अभियान चलाया। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रचार की कमान संभाली। वहीं कांग्रेस ने जनता से युवा नेतृत्व और विकास का वादा किया। इस सीट पर ब्राह्मण, अग्रवाल और मुस्लिम समुदाय का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। नतीजे 23 नवंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे, जो ये तय करेंगे कि भाजपा अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा बनाए रख पाएगी या कांग्रेस इसे अपने खाते में डाल सकेगी। यह उपचुनाव न केवल रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। राज्य में चुनाव को लेकर प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। ये सीटें विभिन्न कारणों से खाली हुई थीं, जिनमें से कुछ पर विधायकों की मृत्यु के कारण उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है, जबकि भाजपा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुल 47 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके अलावा वायनाड, केरल और नांदेड़, महाराष्ट्र लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। इन चुनावों के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। हफ्ते की तीसरी महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से 27 लाख किसानों से 31 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर 14 नवंबर से 2,729 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बार 72 घंटे के अंदर किसानों को पैसे का भुगतान होगा। प्रदेश में कुल 27 लाख किसान पंजीकृत है, जिनमें 1,35,000 नए किसान रजिस्टर्ड हुए हैं।
इसके अलावा 36,263 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीकृत हुए हैं। धान खरीदी में किसानों को सहूलियत के लिए केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई गई है, जिसमें सभी छोटे और बड़े किसान समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। वहीं बालोद जिले के नवीन धान उपार्जन केंद्र भाठागांव बी से मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की शुरुआत की। धान खरीदी केंद्रों में 7 नवंबर से किसानों को टोकन देना शुरू कर दिया गया है। लघु और सीमांत किसान 2 टोकन और बड़े किसान 3 टोकन ले सकेंगे। धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी के लिए केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, पर्याप्त बारदाना और पेयजल की व्यवस्था की गई है। धान बेचने के बाद किसानों के भुगतान के लिए मार्कफेड ने व्यवस्था की है। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का कहना है कि धान बेचने के 72 घंटे के भीतर पैसे किसानों के बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर के जिलों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें चेक पोस्ट के माध्यम से बाहर से आने वाले धान पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मंडी एक्ट के तहत अधिकृत व्यापारियों की सूची भी सौंपी है। मार्कफेड राज्य स्तर पर कंट्रोल सेंटर से राइस मिल और धान खरीदी केंद्रों में रियल टाइम निगरानी रखेगा। धान खरीदी का ये सीजन राज्य के किसानों के लिए खुशियों और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बनता है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से किसानों को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि फर्जीवाड़े और केंद्रों पर होने वाली समस्याओं से बचने के लिए सख्त निगरानी की जरूरत बनी हुई है। इस हफ्ते की चौथी महत्वपूर्ण खबर भी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए शराब के शौकीन अपनी पसंदीदा ब्रांड की मदिरा को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब उन्हें शराब की दुकानों पर जाकर अपनी पसंदीदा ब्रांड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस ऐप में न केवल मदिरा की उपलब्धता और कीमत की जानकारी मिलेगी, बल्कि दुकानों के कॉन्टैक्ट नंबर और शिकायत दर्ज कराने के विकल्प भी दिए गए हैं। आबकारी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया यह मोबाइल एप्लीकेशन शराब खरीदने के अनुभव को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है। ऐप के माध्यम से ग्राहकों को मदिरा की उपलब्धता के बारे में ब्रांड और दुकान के अनुसार ऑनलाइन जानकारी मिल जाएगी। यदि किसी शराब दुकान में उनकी पसंदीदा ब्रांड उपलब्ध नहीं होती, तो वे ऐप के माध्यम से विभाग को सूचित कर सकते हैं ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा इस ऐप के कारण शराब की दुकानों में भीड़ कम होगी। पहले मदिरा प्रेमी किसी दुकान पर जाते थे, लेकिन यदि वहां उनकी पसंदीदा ब्रांड नहीं मिलती थी तो उन्हें दूसरे विकल्पों को चुनने में समय लगता था, जिससे दुकानों में लंबी लाइनें लग जाती थीं। अब इस ऐप के माध्यम से शराब प्रेमी अपनी पसंद की मदिरा खरीदने के लिए सीधे उन दुकानों का रुख करेंगे जहां वह उपलब्ध होगी। इससे दुकानों में भीड़ कम होगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि लोग अपनी पसंद की मदिरा खरीदने के लिए अधिक सहजता से दुकानों पर जाएंगे। इस ऐप का शुभारंभ नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन में हुआ, जहां आबकारी विभाग की सचिव सुश्री आर संगीता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया गया है, जो ग्राहकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मनपसंद ऐप का उद्देश्य केवल शराब खरीदने के अनुभव को आसान बनाना नहीं, बल्कि दुकानों में स्टॉक का क्लियरेंस भी जल्दी करना है। इससे न केवल ग्राहक को सुविधा होगी, बल्कि दुकानों की बिक्री में भी तेजी आएगी, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इस हफ्ते की 5वीं महत्वपूर्ण खबर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से है। यूपी के पर्यटन विभाग ने देश विदेश से भ्रमण के लिए आने वाले व स्थानीय पर्यटकों के लिए प्रदेश की सभी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप शुरू किया है। इसके माध्यम से एक क्लिक पर प्रदेश के धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी पर्यटक ले सकेंगे। उन्हें छोटी छोटी सूचनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐप पर लखनऊ, अयोध्या, काशी, मथुरा, झांसी, गोरखपुर आदि शहरों के छोटे बड़े पर्यटन स्थलों की सूचनाएं हैं। साथ ही प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व त्योहार उत्सवों जैसे देव दीपावली, दीपोत्सव, रंगोत्सव, कुंभ महाकुंभ, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि की जानकारी भी है। यहाँ यूपीएसटीडीसी द्वारा भ्रमण के लिए तैयार विशेष भ्रमण पैकेज की जानकारी के साथ ही बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐप से ही होटल, होम स्टे, पेइंग गेस्ट, एएसआई साइट, ट्रेन, बस और फ्लाइट की बुकिंग की जा सकती है। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि पर्यटन स्थल हैं। प्रदेश में बढ़ते पर्यटन के साथ एक ऐसे ऐप की आवश्यकता थी।
जिस पर पर्यटन से जुड़ी सभी अपडेट सूचनाएं उपलब्ध हो, ताकि पर्यटक को इसके लिए भटकना न पड़े। इसी के तहत यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसमें हर जिले के पर्यटन स्थल, रुकने के स्थल, होम स्टे, खान पान, प्रमुख पर्व त्योहार आदि की सूचना मिलेगी। इस हफ्ते की 6वीं खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है। बिलासपुर के एसपी रजनीश सिंह की गाड़ी के ड्राइवर ने रेड सिग्नल जंप कर ट्रैफिक नियम तोड़ा, तो 2000 रुपये का चालान कट गया। ट्रैफिक नियम तोड़ने की घटना आईटीएमएस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब एसपी को सिग्नल जंप करने का मैसेज मोबाइल पर मिला, तो उन्होंने खुद 2000 रुपये का चालान जमा कर रसीद कटवाई। एसपी ने कहा कि ऊपर वाला सब देख रहा है, इसलिए लोग यातायात नियमों का पालन करें। दरअसल एसपी रजनीश सिंह पिछले रविवार की दोपहर किसी कार्यक्रम में जाने के लिए निकले थे। कलेक्टर अवनीश शरण भी उसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, इसलिए एसपी कलेक्टर की कार पर बैठ गए। उनके पीछे पीछे ड्राइवर कार लेकर आ रहा था। सत्यम चौक पहुंचने पर जैसे ही कलेक्टर की गाड़ी आगे बढ़ी, तो सिग्नल रेड हो गया। बावजूद इसके एसपी के ड्राइवर ने रेड सिग्नल जंप कर गाड़ी आगे बढ़ा दिया। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। साथ ही वाहन नंबर के आधार पर ऑटोमेटिक चालान कट गया। इसका मैसेज भी एसपी के मोबाइल पर आया था। एसपी रजनीश सिंह ने केवल अपनी गाड़ी का चालान नहीं कटवाया, बल्कि उन्होंने जुर्माने की राशि भी जमा कराते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया। संदेश ये भी है कि शहर में यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे कोई भी हो। एसपी रजनीश सिंह ने कहा कि दोपहर का समय होने के कारण चौक पर भीड़भाड़ नहीं थी। इसके बावजूद हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके माध्यम से पुलिस दिन रात सड़क पर यातायात की निगरानी कर रही है। कोई भी हो यातायात नियमों का उल्लंघन कर बच नहीं सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लोग खुद ही यातायात नियमों का पालन करें। इससे यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। हफ्ते की 7वीं खबर जनजातीय गौरव दिवस की है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। ये दिन विशेष रूप से जनजातीय समाज के योगदान और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए समर्पित था। इस दिन राज्य भर में बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय नेताओं की वीरता को याद किया गया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती के मौके पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा संस्थानों में विशेष व्याख्यान शामिल थे। जशपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस विशेष दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मुंडारी नर्तक दल के कलाकारों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इन कलाकारों को सम्मानित किया और उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 50वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के योगदान और उनके संघर्षों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने इस दिन को जनजातीय समाज के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया। इस प्रकार के आयोजन न केवल सामाजिक जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि जनजातीय संस्कृति और समाज के महत्व को भी जन जन तक पहुंचाते हैं। इस हफ्ते की 8वीं महत्वपूर्ण खबर झांसी से है। यह एक दुखद खबर है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। हादसे के दौरान मची भगदड़ और प्रशासनिक लापरवाही ने इस त्रासदी को और भयावह बना दिया। शुरुआती जांच में आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग को बताया गया है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में मौजूद वार्ड बॉय ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए वे काम नहीं आए। आग बुझाने के लिए खिड़कियां तोड़ी गईं। स्थिति इतनी भयावह थी कि सेना को बुलाना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इनमें से 7 शवों की पहचान हो चुकी है, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बाकी 3 शवों की पहचान डीएनए जांच के बाद होगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि सभी बच्चों की मौत 70% से अधिक जलने की वजह से हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृत बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस ने बाकी बच्चों को सुरक्षित निकालने में सफलतापूर्वक काम किया। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया। मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि इस हादसे ने देश भर में सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि कब तक मासूमों की जानें ऐसी लापरवाही के चलते जाती रहेंगी। ये घटना सरकारी तंत्र को चेतावनी है कि सुरक्षा उपायों और आपातकालीन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस हफ्ते की नवीं खबर ये है कि मारुति ने अपनी 5 स्टार सेफ्टी वाली डिजायर को 6,79,000 में लॉन्च किया। ये चौथी पीढ़ी की डिजायर अपने स्टाइलिश लुक और एडवांस फीचर्स के साथ बाजार में आई है। इसकी शुरुआती कीमत 6,79,000 रुपये एक्स शोरूम है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट के लिए 10,14,000 तक जाती है। नई डिजायर को 7 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है, जैसे गैलेंट रेड, एल्योरी ब्लू और स्प्लेंडिड सिल्वर। इसके प्रमुख फीचर्स में पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है, जो इस सेगमेंट में एक खास आकर्षण है। कार का इंटीरियर प्रीमियम फिनिश के साथ आता है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। नई डिजायर में 1.2 लीटर का Z सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 81 bhp पावर और 112 Nm टॉर्क प्रदान करता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और AMT ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसके साथ ही CNG वेरिएंट भी पेश किया गया है। नई डिजायर 4 वेरिएंट्स LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस में उपलब्ध है। इसके अलावा मारुति ने पहली बार डिजायर को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 18,248 रुपये प्रति माह रखी गई है। सेफ्टी फीचर्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डुअल एयरबैग्स और रियर पार्किंग कैमरा शामिल हैं। यह मारुति की पहली 5 स्टार सेफ्टी वाली कार है। डिजायर का मुकाबला मुख्य रूप से होंडा अमेज, हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर जैसी कारों से है। इस नई जनरेशन मॉडल के साथ मारुति सुजुकी ने सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास किया है। नई मारुति डिजायर न केवल बेहतर परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक्स के साथ आई है, बल्कि अपने सेगमेंट में ग्राहकों के लिए कई नए विकल्प भी लेकर आई है। यदि आप एक बजट फ्रेंडली, माइलेज फ्रेंडली और फीचर लोडेड सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस हफ्ते की 10वीं महत्वपूर्ण खबर शेयर बाजारों की है। इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में अस्थिरता का दौर जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई, लेकिन सप्ताह के अंत तक बाजार कमजोर हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक घटनाओं का बाजार पर दबाव रहा। सेंसेक्स ने सप्ताह के मध्य में 79,500 के ऊपर कारोबार किया, लेकिन शुक्रवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 24,000 के स्तर के करीब बना रहा, लेकिन कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुधार देखा गया। बाजार पर असर का कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। साथ ही अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी की आशंका ने भारतीय बाजारों को भी प्रभावित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले सप्ताह बाजार में अस्थिरता बरकरार रह सकती है। निवेशकों को सावधानी से निवेश करने और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को चुनने की सलाह दी गई है। साप्ताहिक उतार चढ़ाव के बावजूद दीर्घकालिक निवेशकों के लिए बाजार में सुधार के अवसर बने हुए हैं। तो ये था इस हफ्ते का खास बुलेटिन। आप जुड़े रहिए CG नाउ न्यूज़ के साथ, जहां हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।